Assalamualaikum students. Hope you all are fine and doing well. This is Sir Maz Riaz. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टेशियोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का टाइटल है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसका एक और नाम होता है एक्सिस रिएक्टेंट। स्टेशियोमेट्री का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिहाज से, और इसके सवालात शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। और इसके कॉन्सेप्ट में अमूमन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहा जाता है और नॉन लिमिटिंग, जिसका एक और नाम एक्सिस रिएक्टेंट है, किसे कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है और इनके न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे मतलब बेसिक से, कि बेसिक इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स को इसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक जो जनरल केमिकल रिएक्शन होता है वो किस तरह से होता है, कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, उसके बाद एक अदद एरो आता है, और उसके बाद राइट हैंड साइड पर हम प्रोडक्ट को लिखते हैं। अच्छा, जो हमारी हेडिंग है वो पूरी बेस्ड करेगी रिएक्टेंट पर, हम अभी प्रोडक्ट को फोकस नहीं कर रहे। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिएक्टेंट की ही बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। अब सपोज करें कि आपके पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है और उसमें दो रिएक्टेंट्स हैं। अब वो दो रिएक्टेंट ऐसे होंगे कि उसमें से कोई एक लिमिटिंग होगा और एक नॉन लिमिटिंग होगा। तो यानी क्या मतलब हुआ कि रिएक्टेंट हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक हो सकता है नॉन लिमिटिंग या फिर एक्सिस रिएक्टेंट। ठीक है, अब इनके दरमियान फर्क क्या है इसको समझने के लिए मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ से कनेक्टेड। वो एक केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन उसको आप एक रिएक्शन की ही तरह समझ लें, ताकि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट के समझने में आसानी हो। और वो एग्जांपल ये है कि सपोज करें कि आपके पास चार टायर हैं और दो हेडलाइट है। हम जानते हैं कि चार टायर और दो हेडलाइट से एक गाड़ी बन जाती है। अब ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि एक गाड़ी को बनने के लिए और भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। चूंकि मैं आपको यहाँ पर लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ रिएक्टेंट साइड पर दो ही चीज़ों को डिस्कस करूंगा, ताकि आप उन दो चीज़ों में फ़र्क बना लें कि उनमें से एक लिमिटिंग है तो वो क्यों है, और उनमें से एक नॉन लिमिटिंग है तो वो क्यों है। तो चार टायर और दो हेडलाइट से एक गाड़ी बन जाएगी। अच्छा, अभी इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं तो दोनों के दोनों लिमिटिंग होंगे, क्योंकि चार टायर जब दो हेडलाइट को जब हम एक साथ असेंबल करेंगे तो गाड़ी बन जाएगी, और दोनों की दोनों चीजें पूरी कंज्यूम हो जाएंगी गाड़ी को बनाने में। यानी यहाँ पर कोई लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यूं कह लो कि दोनों के दोनों लिमिटिंग है। लेकिन अब लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट आता कैसे, मतलब किस तरह से आता है। अगर मैं इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर दूं कि अब मेरे पास चार टायर नहीं है, 40 टायर है, और दो हेडलाइट नहीं है, 10 हेडलाइट है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ना दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। अगर मैं 40 टायर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो नंबर ऑफ कार्स अलग मैन्युफैक्चर होंगी। अगर मैं 10 हेडलाइट से देखता हूं तो उसका जो नंबर आएगा कार का वो अलग आएगा। जैसे कि अगर मैं 40 टायर की बात करता हूं, तो मैं जानता हूं कि अगर मेरे पास 40 टायर है तो 40 टायर से 10 गाड़ियां बन सकती हैं। कैसे निकाला? 40 को 4 से डिवाइड कर दिया। एक गाड़ी को बनाने के लिए चार टायर रिक्वायर्ड है। अगर मेरे पास 40 है तो इसका मतलब 10 गाड़ियां 40 टायर से बन सकती हैं। और अगर मैं हेडलाइट के रिस्पेक्ट से नंबर ऑफ कार्स जो मैन्युफैक्चर्ड होंगी अगर वो निकालूं, तो वो उसका उसका आंसर डिफरेंट आएगा। अगर मैं 10 हेडलाइट के लिहाज से देखता हूं तो 5 ही गाड़ियां बन सकती हैं, क्योंकि एक गाड़ी को बनाने के लिए दो हेडलाइट चाहिए। तो अगर मेरे पास 10 हेडलाइट है तो 5 गाड़ियों से ऊपर मैं नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आप इसी को देखें ऐसे मतलब रिलेट करें कि 40 टायर आपके पास एक रिएक्टेंट है और 10 हेडलाइट आपके पास दूसरा रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट बन रही है वो आपके पास कार है। अब 40 टायर के हिसाब से आपके पास 10 गाड़ियां बन सकती हैं, और 10 हेडलाइट के हिसाब से आपके पास 5 गाड़ियां बन सकती हैं। अब आप खुद भी यहाँ पर सोच सकते हैं कि जो दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं, इन दोनों में से एक आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और वो कौन सा करेक्ट है? 5 कार्स वाला। क्योंकि जब आपकी 10 हेडलाइट इस्तेमाल हो चुकी होंगी
तो हेडलाइट तो बचेंगे ही नहीं, सिर्फ टायर बचेंगे और अकेले टायर गाड़ियों को नहीं बना सकते। इसका मतलब 10 कार्स और 5 कार्स में से जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 कार्स होगा। और इसमें एक चीज और भी देखें कि 10 हेडलाइट जब इस्तेमाल हो जाएंगी तो हेडलाइट एक भी नहीं बचेगी, जबकि टायर बच जाएंगे। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखें क्या है, यहाँ पर हेडलाइट को कहा जा रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि टायर को कहा जाएगा एक्सेस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे दो तीन बातें मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की कम क्वांटिटी बने वो लिमिटिंग कहलाएगा। जैसे कि 10 हेडलाइट से 5 गाड़ियां और 40 टायर से 10 गाड़ियां, तो 5 गाड़ियां छोटा आंसर है और 10 हेडलाइट को मैं लिमिटिंग कह रहा हूँ। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हुआ, जो प्रोडक्ट का कम मास कम क्वांटिटी बनाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। और इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो भी प्रोडक्ट की अमाउंट आएगी वो करेक्ट आएगी, क्योंकि आप इस बात को जानते हो कि 40 टायर से 10 गाड़ियां बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 हेडलाइट जब 5 गाड़ियां बन चुकी होंगी 10 हेडलाइट से, तो हेडलाइट तो बचेगी नहीं, तो जो रिमेनिंग टायर्स है वो अकेले टायर तो कार को बनाएंगे नहीं। तो इसका मतलब जो एक्सिस रिएक्टेंट से फाइनल आंसर प्रोडक्ट का आता है वो इनकरेक्ट आता है, करेक्ट नहीं आता। करेक्ट आंसर लिमिटिंग रिएक्टेंट से आता है, जो कि 10 हेडलाइट से 5 गाड़ियों का बनना। और आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है कि 10 हेडलाइट जब इस्तेमाल हो गई तो हेडलाइट खत्म हो चुकी होंगी, टायर बच चुका होगा। यानी एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बच जाता है रिएक्टर के अंदर, उसकी कुछ क्वांटिटी बच जाती है। तो बिल्कुल आप इसी एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन पर, कि जैसे कि मैंने 2-3 पॉइंटर्स यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको मैं उम्मीद है कि ये बात समझ आ रही होगी कि मेरे पास 40 टायर्स हैं और 10 हेडलाइट्स हैं। अब 10 हेडलाइट के हिसाब से 5 ही गाड़ियां बन सकती हैं, लेकिन 40 टायर से 10 गाड़ियां बन सकती है, लेकिन इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो 5 कार्स है। क्यों है? क्योंकि 10 हेडलाइट इस्तेमाल होने के बाद हेडलाइट तो बचेंगी नहीं, और उसके बाद क्या बच जाएगा, टायर बच जाएगा। अच्छा, टायर कितना बचेगा, 5 गाड़ियां बनने में जो टायर इस्तेमाल होगा वो 20 होगा, इसका मतलब 20 टायर बच जाएंगे। और 20 टायर के लिए हेडलाइट मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो जो 20 टायर है वो एक्सेस का मास बचेगा केमिकल रिएक्शन के बाद। तो अब यहाँ पे 2-3 पॉइंटर्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की अगर बात करते हो तो 3 पॉइंटर्स बड़े ठोस मेरे सामने आ रहे हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जो प्रोडक्ट का कम मास बना। जैसे 10 हेडलाइट है, 5 गाड़ियां बनाई, 5 गाड़ियां कम क्वांटिटी है, तो 10 हेडलाइट्स हमारे पास, यानी हेडलाइट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आती है वो करेक्ट आती है, अब नॉन लिमिटिंग से इनकरेक्ट आती है। और थर्ड पॉइंटर क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे आपके पास ये 3 पॉइंटर्स बन पा रहे हैं। यानी इन बातों को अगर समराइज करूँ तो 40 टायर्स जो है हमारे पास नॉन लिमिटिंग या फिर एक्सिस रिएक्टेंट है, जबकि जो हमारे पास 10 हेडलाइट्स है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएंगे। उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर बातें करी लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से, हम इस स्लाइड में उसको एक बार फिर समराइज करेंगे। और वो क्या है, सबसे पहला पॉइंटर हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट का कम मास दे या कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करे। और लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम जो लिमिटिंग आया है वो आया ही इसी वजह से है कि ये रिएक्शन को लिमिट कर देता है। यानी सबसे पहले खुद कंज्यूम हो जाएगा, और जब खुद कंज्यूम हो जाएगा तो दूसरा रिएक्टेंट अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, वहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। तो ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन को लिमिट कर दे, रोक दे, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में जब 40 टायर का रिएक्शन 10 हेडलाइट के साथ हो रहा था, तो 10 हेडलाइट ने 5 गाड़ियां बना दी थी, और 5 गाड़ियां बनने के बाद सारी की सारी हेडलाइट्स कंज्यूम हो गई थी, तो हेडलाइट तो बची ही नहीं थी। बच क्या गया था, 20 टायर बच गया था, और 20 टायर अकेले कुछ भी नहीं कर सकता था, वहीं पे रिएक्शन रुक गया था। और वही पहला पॉइंटर है कि वो रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट की कम क्वांटिटी है, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में 5 गाड़ियों का बनना 10 हेडलाइट से, और 40 टायर से 10 गाड़ियों को बनना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, अकेला टायर कुछ भी नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंटर क्या है, ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए, जैसे कि 10 हेडलाइट पहले खत्म हो गई थी, टायर बच गया था, तो जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। थर्ड पॉइंटर, वो रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट की करेक्ट क्वांटिटी दे। हम ये भी जानते हैं कि जब 10 हेडलाइट खत्म हो जाएंगी और 5 गाड़ियां बन चुकी होंगी, तो 5 गाड़ियों से ऊपर कोई भी गाड़ी बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो यानी करेक्ट क्वांटिटी हमारे पास जो है प्रोडक्ट की वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही आती है। और अगर मैं ये तमाम पॉइंटर्स नॉन लिमिटिंग के हवाले से कहूँ तो किस तरह से कहूँगा। नंबर 1 पॉइंटर, वो रिएक्टेंट यानी कि नॉन लिमिटिंग ऐसा रिएक्टेंट होता है
जो कि प्रोडक्ट का ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करे, जैसे कि 40 टायर से 10 गाड़ियों का बनना, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। नंबर 2 पॉइंटर, वो रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन के बाद बच जाए, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब 10 हेडलाइट खत्म हो चुकी थी तो 20 टायर बच गया था, मतलब 20 टायर अकेले कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो नॉन लिमिटिंग या फिर एक्सिस रिएक्टेंट का नाम ही एक्सिस का मतलब ही इजाफी होता है, तो ये ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद बच जाता है। नंबर 3 पॉइंटर, ये ऐसा रिएक्टेंट है जो कि हमें प्रोडक्ट का मास देगा तो लेकिन इनकरेक्ट देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बड़ा एक आंसर आएगा जो कि गलत होगा। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के दरमियान फर्क पता चल गया होगा कि दोनों के दरमियान फर्क होता क्या है। और अब हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल, जिसमें हम बाकायदा केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ये आपके बस अंडरस्टैंडिंग के लिए दी थी, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के दरमियान फर्क होता क्या है। हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, और जो न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व करेंगे वो है एग्जाम्पल 4.11, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की किताब में चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है। और इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड यानी कि Ca3N2 prepared from 54.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 43.2 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको मैं समझा देता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। बहुत आसान सी स्टेटमेंट है कि कैल्शियम और नाइट्रोजन का आपस में रिएक्शन हो रहा है और कैल्शियम नाइट्राइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने कैल्शियम नाइट्राइड का मास निकालना है और आपको दो अलग अलग रिएक्टेंट यानी कैल्शियम और नाइट्रोजन के दो अलग अलग मासेस दिए गए हैं, और साथ में आपको केमिकल इक्वेशन भी दी गई है जो कि पहले से बैलेंस्ड है। अच्छा, वैसे जब भी आपको न्यूमेरिकल स्टेशियोमेट्री में फर्स्ट ईयर लेवल पे दिया जाएगा तो उसमें केमिकल इक्वेशन दी जाएगी और वो पहले से बैलेंस होगी, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा उसको चेक कर लेना है। अब ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने की अप्रोच क्या होगी, क्या फ्लो होगा। और ये न्यूमेरिकल अगर पेपर में आएगा तो ऑब्वियसली पेपर में आपके पास टॉपिक तो मेंशन नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं अभी इसको डिस्कस कर रहा हूँ तो ये तो 100% श्योरिटी है कि ये लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही है, मतलब टॉपिक। चूंकि मैं जिस वीडियो के ऊपर बात कर रहा हूँ, यानी जिस वीडियो में हमने जिस टॉपिक का जिक्र करा वो है लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो अभी तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान है टॉपिक को, लेकिन जब पेपर में आएगा तो ये जाहिर सी बात है कि मिक्स होकर आएगा। तो आपने किस तरह से इसको पहचानना है कि ये लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही न्यूमेरिकल है, तो इसकी क्या पहचान होगी मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक आपने जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसमें आपने कुछ इस तरह से काम किया होगा कि आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है, उस केमिकल इक्वेशन में कोई दो रिएक्टेंट है या दो से ज़्यादा है, लेकिन आपको मास सिर्फ एक रिएक्टेंट का ही दिया गया था, या क्वांटिटी कह लें इन टर्म्स ऑफ मोल्स या वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आपने उसकी मदद से एक ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिटरमाइन किया था। तो उस वक्त तो मामला आसान था कि हमें समझ आ रहा था कि बस एक ही रिएक्टेंट है और उसी रिएक्टेंट की क्वांटिटी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट की क्वांटिटी को निकाल लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब केस ये है कि दो अलग अलग रिएक्टेंट के दो अलग अलग मास हैं और एक ही प्रोडक्ट का एक ही मास निकालना है जो कि एक्सेप्टेबल होगा। तो उसको करने की अप्रोच क्या होगी, और यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ये लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्टेंट के दो अलग अलग मास दिए हुए हैं। और हम जानते हैं कि जब दो अलग अलग रिएक्टेंट के दो अलग अलग मास दिए हुए तो उसमें से जो छोटा मास प्रोड्यूस करेगा वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो छोटा मास होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी इसकी सिंपल सी पहचान ये हुई कि जब आपके पास दो रिएक्टेंट के दो अलग अलग मास हैं और एक ही प्रोडक्ट का मास निकालने को कहा जा रहा है तो समझ जाइएगा ये कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी कि हमें कैल्शियम का मास अलग दिया हुआ है, नाइट्रोजन का मास अलग दिया हुआ है और एक ही प्रोडक्ट का मास निकालना है। तो हम कैल्शियम के मास से Ca3N2 का मास निकालेंगे अलग, फिर N2 के मास से Ca3N2 का मास निकालेंगे अलग, और उसके बाद मेरे पास दो आंसर्स आ जाएंगे कैल्शियम नाइट्राइड के मास के, और उन दोनों आंसर्स में से जो छोटा आंसर होगा वो करेक्ट होगा और जो छोटा आंसर प्रोड्यूस करेगा उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। हम कैल्शियम से कैल्शियम नाइट्राइड का मास अलग निकालेंगे और नाइट्रोजन से कैल्शियम नाइट्राइड का मास अलग निकालेंगे। तो उसके बाद मेरे पास कैल्शियम नाइट्राइड के दो मास आ जाएंगे और उन दोनों में से
जो छोटा मास होगा कैल्शियम नाइट्राइट का वो करेक्ट होगा, और जो छोटा मास प्रोड्यूस करेगा उसका नाम होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली हमें किस मेथड को फॉलो करना है? अगर मेरी प्रीवियस वीडियो को अगर आप रिकॉल करें तो उसमें मैंने आप लोगों को जनरल स्टेशियोमेट्री मेथड बताया था, और जनरल स्टेशियोमेट्री मेथड होता यह है कि आपको रिएक्टेंट की कोई भी क्वांटिटी दी जाए, यानी गिवन क्वांटिटी कुछ भी हो, मतलब मास हो, मोल्स हो, वॉल्यूम हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, हम चले जाते हैं मोल में और फिर मोल से मोल निकालते हैं और फिर मोल को दोबारा उस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मुझे रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, प्रोडक्ट का भी मास ही निकालना है। तो एक अप्रोच तो ये होगी कि मैं मास को मोल में कन्वर्ट करके मोल रेशियो मेथड लगा के मोल को दोबारा मास में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बढ़ेंगे। इसके ऑल्टरनेट पर आप दूसरा मेथड क्या लगा सकते हैं कि डायरेक्ट मास से मास निकालें। अच्छा, मेरी उसी वीडियो को अगर आप रिकॉल करें ना, मैंने उसमें वाज़ेह तौर पे बताया था कि जब डिफरेंट क्वांटिटीज हो, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी का मतलब अगर आपको रिएक्टेंट की कोई अलग क्वांटिटी दी गई हो, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, और प्रोडक्ट की आपको अलग क्वांटिटी निकालनी हो, लेट्स सपोज मास, तो वॉल्यूम मास के केस में आप लाजमी मोल रेशियो ही लगाएं, वही ज्यादा बेहतर अप्रोच है। लेकिन जहां पर आपको सेम क्वांटिटीज में डील करना है, यानी लेट्स सपोज मोल से मोल, मास से मास, वॉल्यूम से वॉल्यूम, या नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आप यहाँ पर जनरल स्टीशियोमेट्री मेथड को इग्नोर करके डायरेक्ट भी कर सकते हो काम। वो ज्यादा मतलब कह लें कि फायदेमंद होगा। किस हवाले से कि नंबर ऑफ स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर भी जनरल स्टीशियोमेट्री मेथड को लगा सकते हो। नाम ही उस मेथड का जनरल स्टीशियोमेट्री इसीलिए कि वो तमाम न्यूमेरिकल्स को उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, यानी यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं कि मास को पहले मोल में कन्वर्ट किया जाए, मोल से मोल को निकाला जाए और मोल को दोबारा मास में कन्वर्ट कर दिया जाए, और दूसरा मेथड क्या बता रहा हूँ कि मास से डायरेक्ट मास निकालना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी इस न्यूमेरिकल में किस तरह से मास को डायरेक्ट निकाला जाता है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आपने इक्वेशन को रिपीट किया। अच्छा, इक्वेशन को रिपीट करने के बाद सबसे पहला काम, चूंकि मैं इस न्यूमेरिकल में मास से मास डायरेक्ट निकालूंगा, मास टू मास रिलेशनशिप से, तो अब इसके मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपने इक्वेशन को रीराइट किया, एरो की जगह एरो लगा दिया। सबसे पहले आप करेंगे इक्वेशन का मास निकालेंगे। अच्छा, इक्वेशन का मास कैसे निकाला जाता है? एटॉमिक मास से मोलर मास, और मोलर मास को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब जैसे कि सपोज करें मैं 3Ca की बात कर रहा हूँ, तो Ca का एटॉमिक मास 40 है और इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 से। अगर मैं N2 की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और ये 2 है, तो 14 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। सिमिलरली Ca3N2 का मास भी इसी तरह से निकाला जाएगा, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इस तरह से इक्वेशन के मास को निकाला जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि इक्वेशन का मास कैसे निकलता है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि एटॉमिक मास से मोलर मास, और मोलर मास को हम कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और सवाल में आपको एटॉमिक मास दिया जाएगा, पेपर में आपको एटॉमिक मास दिया जाएगा, तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। तो हमारे पास जो इक्वेशन के फाइनल आंसर्स आएंगे वो ये आएंगे। कैल्शियम का इक्वेशन का मास होगा 120 ग्राम, नाइट्रोजन का इक्वेशन का मास है 28 ग्राम, और Ca3N2 का इक्वेशन का मास है 148 ग्राम। तो अब हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी कि सबसे पहले मैं कैल्शियम से जो कैल्शियम नाइट्राइट का मास प्रोड्यूस होगा पहले वो निकालूंगा अलग, और फिर नाइट्रोजन से कैल्शियम नाइट्राइट का जो मास प्रोड्यूस होगा वो निकालूंगा अलग, और इस तरह से मेरे पास कैल्शियम नाइट्राइट के दो मास आ जाएंगे और दोनों में से छोटा वाला मास कंसीडर होगा एज करेक्ट। तो अच्छा, अप्रोच क्या होगी? वही ईयूजी होगी, मतलब मास टू मास में लगा रहा हूँ, मेरी अप्रोच वही ईयूजी है। ईयूजी का मतलब है इक्वेशन क्या कह रही है, फिर लगा दूंगा यूनिटरी, और फिर ले आऊंगा गिवन। सबसे पहले इक्वेशन के मुताबिक। और अच्छा, ईयूजी वाली स्टेटमेंट में हमारे पास पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले हम नोन का जिक्र करते हैं, फिर इक्वल्स टू आता है और फिर अननोन का जिक्र। और हम जानते हैं कि कैल्शियम नोन है और नाइट्रोजन नोन है, और दोनों केसेस में कैल्शियम नाइट्राइट अननोन है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिख दी जाएगी पहली, और पहली पूरी इक्वेशन के ऊपर लिखिए कि इक्वेशन क्या कह रही है। इक्वेशन का मास जो कैल्शियम का आया था वो आया था 120 ग्राम, और कैल्शियम नाइट्राइट का जो आया था वो आया था 148 ग्राम। तो पहली स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल वैसी ही लिखी कि नोन का जिक्र पहले, फिर इक्वल्स टू और फिर अननोन का जिक्र, और दोनों के जो मास है वो मैंने इक्वेशन वाले लिखे ई। अब मैं इस पे लगा दूंगा यूनिटरी। यूनिटरी जब लगेगा तो 120 जो है वो
मतलब इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर जाकर डिनोमिनेटर में चले जाएगा और 120 की जगह पे 1 आ जाएगा। और फिर अब मैं ले आऊंगा गिवन, और मुझे पता है कि कैल्शियम का गिवन मास है 54.9, तो मैं बोथ साइड्स पर 54.9 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो कैल्शियम से जो कैल्शियम नाइट्राइड का जो प्रोड्यूस्ड मास का आंसर आया वो आया 67.71 ग्राम कैलकुलेशन करने के बाद। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से मैं नाइट्रोजन से मास निकालूंगा कैल्शियम नाइट्राइड का। पहली वही होगी कि इक्वेशन क्या कह रही है, और नोन का जिक्र पहले, इक्वल्स टू और फिर अननोन का जिक्र। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी जाएगी कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 148 ग्राम ऑफ Ca3N2। यानी पहली लाइन में आपको इक्वेशन के मास नजर आ गए। फिर आप दूसरी जगह लगा देंगे, दूसरी स्टेटमेंट में यूनिटरी लगाएंगे, और यूनिटरी कैसे लगेगा, 28 की जगह पे 1 आ जाएगा और 148 के डिनोमिनेटर में 28 चला जाएगा। और फिर ये भी हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का गिवन मास है 43.2, तो बोथ साइड्स पर हम 43.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाइट्रोजन से कैल्शियम नाइट्राइड का प्रोड्यूस्ड मास का आंसर आ गया 228.34, जो कि बहुत बड़ा है। अब अगर इन दोनों आंसर्स को देखूं तो कैल्शियम ने कैल्शियम नाइट्राइड बनाया 67.71, जबकि नाइट्रोजन ने कैल्शियम नाइट्राइड बनाया 228.34। तो इन दोनों में से जो छोटा मास प्रोड्यूस किया है वो है किया है कैल्शियम ने, तो कैल्शियम लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो करेक्ट आंसर होगा वो छोटा वाला होगा, यानी 67.71। अगर आपके पास कोई भी इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल आता है तो आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पर करना है, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है जो हमारे सामने आ चुकी है। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, और हमें रिएक्शन दिया गया है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है और 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। पहली कैल्शियम क्लोराइड, दूसरी वाटर और तीसरी अमोनिया। अब नीचे क्या लिखा जा रहा है कि जब 200 ग्राम जो है वो अमोनियम क्लोराइड का रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम से, तो फिर हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मतलब दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अमोनिया का हमें अमाउंट निकालना है ग्राम्स में जो कि इस रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होगा, और सेकंड हमें एक्सेस रिएक्टेंट का मास यानी अमाउंट निकालनी है जो कि रिएक्शन के बाद बच जाएगी। तो पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में काम किया था कि हमें दो अलग अलग रिएक्टेंट के दो अलग अलग मास दिए गए हैं और हमें एक ही प्रोडक्ट का मास निकालना है जो कि अमोनिया है। तो इसको सॉल्व करने की अप्रोच हम जानते हैं कि हम अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया का मास अलग निकालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया का मास अलग निकालेंगे, तो फिर हमारे पास अमोनिया के दो मासेस आ जाएंगे। लेकिन जो अमोनिया का छोटा वाला मास होगा वो करेक्ट मास कंसीडर होगा, और जो छोटा मास प्रोड्यूस करेगा उसको कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पर पार्ट बी में एक एडिशनल काम करना है, मतलब जो अभी अभी तक हमने नहीं देखा कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है यानी जिसका एक और नाम नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट भी होता है, वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना बच जाएगा वो हमें मालूम करना है। अच्छा, अभी हम नहीं पता हमें कि दोनों रिएक्टेंट में से कौन लिमिटिंग है और कौन नॉन लिमिटिंग है। जब हम पार्ट ए कर लेंगे तो फिर हमें पता लग चुका होगा कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कौन लिमिटिंग है और कौन नॉन लिमिटिंग है। फिर जो इनमें से नॉन लिमिटिंग होगा फिर उसी का ही एक्सेस मास जो रिएक्शन के बाद बच जाएगा वो हमें मालूम करना होगा। लेकिन अभी हम पार्ट ए करेंगे, उसके बाद हम पार्ट बी करेंगे। तो पार्ट ए किस तरह से करते हैं, हम अप्रोच जानते ही हैं कि सबसे पहले हम इक्वेशन को रीराइट करते हैं, और चूंकि हमें यहाँ पर मास ही दिया हुआ और हमें मास में ही डील करना और हमें मास ही निकालना है, तो हम बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह मास टू मास रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहला काम होगा हमारे पास कि हम इक्वेशन का मास निकाल लें, और इक्वेशन का मास निकालने का तरीकेकार ये होता है कि हम एटॉमिक मास से मोलर मास निकालते हैं और मोलर मास को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एटॉमिक मास हमें पेपर में दिया जाएगा। तो ज़रा निकालते हैं। तो जैसे कि अच्छा यहाँ पर सवाल में 3 चीज़ों का ज़िक्र है। 2 रिएक्टेंट यानी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्रोडक्ट्स में से सिर्फ एक प्रोडक्ट का ज़िक्र है अमोनिया। तो मैं सिर्फ उसी का ही इक्वेशन का मास निकाल रहा हूँ, जिसका सवाल में कोई ज़िक्र नहीं है।
तो उसका सवाल में कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, तो उसका मास निकाल लें तो मसला नहीं है, ना भी निकाले तो कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि उसका कोई आपने काम करना ही नहीं है। तो अगर अब यहाँ पर देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का इक्वेशन का मास कैसे निकाला गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैसे निकाला गया और अमोनिया का कैसे निकाला गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। जैसे 9 मैट्रिक में आपने तरीकेकार सीखा है, मोलर मास निकालने का, बिल्कुल उसी तरीके से मोलर मास को निकाला गया और बाकी जो कोएफिशिएंट अगर बाहर कोई है तो उससे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको कि किस तरह से एटॉमिक मास से मोलर मास और मोलर मास को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन का मास कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट हम चलते हैं फाइनल आंसर्स की तरफ। तो हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड का इक्वेशन का मास आ रहा है वो है 107 ग्राम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आ रहा है 74 ग्राम्स और अमोनिया का आ रहा है 34 ग्राम्स। तो इन तीनों के हमने इक्वेशन के मासेस निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले पार्ट ए कर रहे हैं। तो पार्ट ए में हमें अमोनिया का मास निकालना है। तो पहले हम अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया का मास निकालेंगे और फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया का मास निकालेंगे और पैटर्न हमारे पास वही होगा EUG, यानी इक्वेशन ने क्या कहा, उसके बाद लगाएंगे यूनिटरी और फिर आखिर में आ जाएगा गिवन। और इसमें क्या ख्याल करते हैं हम कि नोन का जिक्र पहले होता है, फिर इक्वल्स टू आता है और फिर अननोन का जिक्र होता है। तो सबसे पहले हम अमोनिया का मास निकालते हैं अमोनियम क्लोराइड से और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूं आ जाएगी कि नोन का जिक्र पहले, हम जानते हैं कि हम अमोनिया का मास निकाल रहे हैं तो अमोनिया अननोन होगा और अमोनियम क्लोराइड नोन होगा। सिमिलरली जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया का मास निकालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नोन होगा और अमोनिया अननोन होगा। दोनों केसेस में अमोनिया अननोन है। तो और पहली स्टेटमेंट में जो इक्वेशन के मासेस जो हम ऊपर निकाल चुके हैं हमने उनको एज इट इज लिख दिया। अमोनियम क्लोराइड का 107 ग्राम और अमोनिया का 34 ग्राम। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं यूनिटरी। यूनिटरी कैसे लगेगा कि जहाँ पर 107 है यानी अमोनियम क्लोराइड का जो मास है उसकी जगह पर 1 आ जाएगा और 107 अपोजिट साइड पर डिनोमिनेटर में चले जाएगा और फिर अब आप ले आओगे गिवन को और गिवन जो कि सवाल में नजर आ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जो गिवन मास है वो है 200 ग्राम। तो हम बोथ साइड्स पर 200 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फाइनल आंसर हमारा कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 63.55, यानी अमोनियम क्लोराइड से जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो होगा 63.55। सिमिलरली हम अमोनिया का मास निकालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उसी तरीके से जैसे हमने अमोनियम क्लोराइड से निकाला। पहली लाइन हमारी वही हो जाएगी कि नोन का जिक्र पहले, फिर इक्वल्स टू और फिर अननोन का जिक्र और पहली लाइन में इक्वेशन के मास आएंगे जो कि आपको ऊपर नजर आ रहा है 74 एंड 34, यानी 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्वेशन का मास एंड 34 ग्राम अमोनिया का इक्वेशन का मास। और सिमिलरली यहीं पर हम दोबारा EUG है तो हम सेकंड स्टेप में यूनिटरी लगा देंगे 74 की जगह पे 1 और 74 अपोजिट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चले जाएगा और फिर हम गिवन को ले आएंगे जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मुझे सवाल में नजर आ रहा है 100 ग्राम गिवन मास है तो बोथ साइड्स पर हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 45.95 ग्राम ऑफ अमोनिया। और तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे दिखा जा रहा है कि अमोनिया का जो लेस मास है वो है 45.95, तो और वही करेक्ट होगा। और ये भी बड़ा वाज़ेह है कि 45.95 जो प्रोड्यूस किया है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने। तो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है और अमोनिया का जो प्रोड्यूस्ड मास है जो कि करेक्ट मास है वो है 45.95। तो यहाँ पर हमारा पार्ट ए खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी में अब हमें ये पता चल चुका है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक्सिस या फिर नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट बी में जो हम एक्सिस रिएक्टेंट का मास निकालने वाले हैं जो कि लेफ्ट अनरिएक्टेड होगा वो कोई और नहीं, वो अमोनियम क्लोराइड है। अब पार्ट बी को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी। अच्छा, मतलब मुझे एक्सेस मास निकालना है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन के बाद बच जाएगा। तो अनरिएक्टेड मास निकालना है तो इसकी क्या अप्रोच होगी, क्या एक प्रॉपर फ्लो होगा। सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड का रिएक्टेड मास निकालेंगे, यानी हमने जो ऐड किया है अमोनियम क्लोराइड को जो सवाल में दिया है वो है 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम हमने अमोनियम क्लोराइड को रिएक्टर में डाला है। अब कॉन्सेप्ट हम जानते ही हैं कि यानी मतलब ये होगा कि 200 का 200 अमोनियम क्लोराइड खर्च नहीं होगा, 200 में से बच जाएगा, कितना बचेगा नहीं पता। अब अभी निकालेंगे, यानी अब 200 में से अगर मैं ये मालूम कर लूं कि कितना खर्च हुआ है
तो खर्च हुई हुई क्वांटिटी को 200 में से निकाल देंगे तो वो क्वांटिटी आ जाएगी जो खर्च नहीं हुई। यानी पहले हम निकालेंगे रिएक्टेड मास, और टोटल में से अगर मैं रिएक्टेड को माइनस कर दूंगा तो जो मास मेरे पास आएगा वो आएगा अनरिएक्टेड। अब सवाल ये है कि रिएक्टेड मास को कैसे निकाला जाए। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड का जो रिएक्शन है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मास की मदद से मैं अमोनियम क्लोराइड का जो भी मास निकालूंगा वो अमोनियम क्लोराइड का रिएक्टेड मास आएगा। अच्छा, ये कैसे कह रहा हूँ, आप इसको रिलेट करें जो कि मैंने आपको बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में जैसे टायर और हेडलाइट की एग्जाम्पल दी थी कि जब 40 टायर और साथ में 10 हेडलाइट थी तो उससे 5 गाड़ियां ही बन सकती थी, 5 से ज्यादा नहीं बन सकती थी, क्योंकि 10 हेडलाइट खत्म हो गई थी, टायर बचा था। अच्छा, 40 टायर में से जब तक 10 हेडलाइट खत्म हुई थी तो 40 में से 20 खर्च हो गया था और 20 बच गया था। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक तरह से हेडलाइट कह लो और अमोनियम क्लोराइड को टायर कह लो। तो यानी बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही बन रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के खत्म होने तक अमोनियम क्लोराइड कितना खत्म होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मास से हम अमोनियम क्लोराइड का मास निकालेंगे, और जो भी मास अमोनियम क्लोराइड का आएगा वो रिएक्टेड मास आएगा। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मास टू मास रिलेशनशिप होगा कि ईयूजी पैटर्न से नोन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे और अननोन जो है वो अमोनियम क्लोराइड होगा। नोन का जिक्र पहले, फिर इक्वल्स टू और फिर अननोन का जिक्र। और सबसे पहले यानी हम रिएक्टेड मास हम निकालने लगे हैं अमोनियम क्लोराइड का, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। यानी जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हम एक्सिस रिएक्टेंट का वो मास निकालते हैं जो कि अनरिएक्टेड होता है, तो इस मेथड को आप जनरलाइज भी कर सकते हो। कैसे जनरलाइज करोगे कि जो भी आपका नॉन लिमिटिंग होगा जिसका आप एक्सिस मास निकाल रहे हो जो कि रिएक्शन के बाद बचेगा, उसको निकालने की अप्रोच ये होगी कि आप पहले उस नॉन लिमिटिंग का रिएक्टेड मास निकालोगे, और उस नॉन लिमिटिंग का रिएक्टेड मास निकालने की अप्रोच क्या होगी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के मास से जो भी नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का मास आएगा वो रिएक्टेड मास होगा, और फिर टोटल में से रिएक्टेड को जब आप निकाल दोगे तो जो मास आएगा वो अनरिएक्टेड आएगा। तो इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। तो मैं वही कर रहा हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मास से मैं अमोनियम क्लोराइड का मास निकालना जो कि अमोनियम क्लोराइड का मुझे रिएक्टेड मास देगा। और पैटर्न मेरा वही है कि नोन का जिक्र पहले और फिर इक्वल्स टू और फिर अननोन का जिक्र, और फर्स्ट लाइन में मैं इक्वेशन के ही मास का जिक्र करूंगा। फिर हमारे पास यहाँ पे लग जाएगी यूनिटरी, 74 की जगह पे 1 और 74 अपोजिट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फिर हम गिवन को ले आएंगे जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास मैं जानता हूँ 100 ग्राम है, बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 144.59। यानी अमोनियम क्लोराइड का 200 में से 144.5 ग्राम ने रिएक्शन में हिस्सा लिया, और जिसने हिस्सा नहीं लिया वो कैसे निकालेंगे, 200 में से माइनस करेंगे जो कि मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। और जो लास्ट स्टेटमेंट है ना उसका मतलब समझ लें क्या लिखा हुआ है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 144.59 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसका उर्दू में मतलब यह होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 100 ग्राम खत्म होने पर अमोनियम क्लोराइड का खत्म हुआ 144.59 ग्राम, पूरा 200 नहीं हुआ। अगर पूरा 200 हो जाता तो फिर यहाँ पे कोई दोनों ही लिमिटिंग हो जाते, ठीक है ना, यानी दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो अब 100 ग्राम खत्म होने पर जो अमोनियम क्लोराइड का 200 में से जो खत्म हुआ वो है 144.59। तो अब बचा कितना, जो कि अनरिएक्टेड होगा, तो अनरिएक्टेड का मास निकालने के लिए हम टोटल में से रिएक्टेड को माइनस कर देंगे, और टोटल हमारे पास 200 है और रिएक्टेड हमारे पास 144 आया, तो जो अनरिएक्टेड की क्वांटिटी आ गई वो आ गई 155, सॉरी हमारे पास जो अनरिएक्टेड की क्वांटिटी आ गई वो आ गई 55.41 ग्राम। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स पर बेस्ड, और जिसमें हमने इनिशियल स्लाइड्स में हमने कॉन्सेप्ट को समझा और फिर हमने उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। और लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के यही दो तरीकों के न्यूमेरिकल पेपर में आ रहे होते हैं, और इन दो को अगर आप कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल पेपर में आएगा जो कि लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग पर बेस्ड होगा, आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।